बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में ना हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था चार्ज के बारे में। चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड ईयर की फिज़िक्स, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो चार्ज का इंट्रोडक्शन लेने का बेसिक पर्पस हमारा ये था कि हमने चार्जेस के दरमियान होने वाली इंटरेक्शंस को देखना था कि चार्जेस के दरमियान अगर फोर्सेस पाई जाती हैं तो वो कौन सी फोर्स है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो मेन इशू ये था कि अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी, कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी कुव्वत के साथ खींचेगा या अपने से दूर करेगा। उस चीज़ को समझने के लिए एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम था जी चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम साहब ने 1784 में कोई एक हमें लॉ प्रोड्यूस करके दिया। प्रोड्यूस शायद मैं गलत इंग्लिश बोल गया हूँ, इंग्लिश ज़रा वीक है, ठीक है, कमज़ोर है थोड़ी। तो चार्ल्स कूलम साहब ने हमें जनाब लॉ बताया, एक इक्वेशन बताई उसने कि आप इस इक्वेशन के ज़रिए फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी हम सबसे पहले ना स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता था। उसने ये कहा कि जो आपकी फोर्स होगी बिटवीन टू चार्जेस, उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब क्या है। ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस भी आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पर हमने इन चार्जेस की डेफिनेशन क्यों पढ़ी थी, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस ये होती कितनी है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जनाब, और प्रोडक्ट के किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो बातें उसने बताई। उसने कहा जो भी दो चार्जेस आप लेके बैठे हो वो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, उन दोनों चार्जेस की अगर फोर्स निकालनी है तो क्या होगी, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर Q1 है और Q2 है तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फोर्स आपकी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन क्या बताता है, एक क्वांटिटी को रेज करोगे तो दूसरी भी खुद ब खुद रेज होती जाएगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। इन्वर्स का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी, या एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के उलट होते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये उस चार्ल्स कूलम साहब का जो अपनी उसने लॉ दिया, उस लॉ का जो फाइनल रिजल्ट था वो ये बनता था, ठीक है। अब ये तो हो गई उसकी स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं जी, इनके मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास दो चार्जेस कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पर एक Q1 चार्ज सपोज किया, एक Q2 चार्ज सपोज किया। इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कहा कि जनाब सेपरेशन कितनी रखी गई, स्मॉल r के इक्वल रखी गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर से लाइन को ड्रॉ किया है, और ये कौन सी लाइन है जो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को जाहिर करती है, इस बात को नोट कर लें, ठीक है जी। क्यों किया आगे देखते हैं। पहली बात जो उसने कही स्टेटमेंट में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, ठीक है ना, कि दोनों चार्जेस जो हैं इनके मैग्नीट्यूड जो है, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। Q1 का भी मैग्नीट्यूड और Q2 का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि Q1 चार्ज जो है वो हो सकता है पॉजिटिव हो और हो सकता है Q2 चार्ज नेगेटिव हो, इसलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पुट करेंगे, प्लस माइनस को नहीं देखेंगे। हमें पता होगा कि जी फलां चार्ज जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फोर्स को हम हमेशा मैग्नीट्यूड में ही कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट उसकी क्या थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है जी। दो रिलेशंस आ गए हमारे पास, इन दोनों को क्या करें, कंबाइन करें। कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमने प्रोसेस किया। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो क्या किया जाता है, कांस्टेंट K लगाया जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट K
और ये जो बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रही हैं? ये हमें बताती हैं Q1 और Q2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स बनी, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, सिंपली क्या किया जाएगा, फोर्स के ऊपर एरो हेड लगा देंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर जो हमने यहाँ पर लगाया साथ, इस आर यूनिट वेक्टर का मकसद क्या है, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा कि आर यूनिट वेक्टर हो या कोई भी यूनिट वेक्टर हो, इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, ठीक है ना। अभी हमने कहा ना वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, एक यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर आया कहाँ से, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। जो हमने कहा ना कि ये जो सेंटर में लाइन हमने लगाई रेड कलर की दो चार्जेस के दरमियान, ये रेड लाइन दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को जाहिर करती है। और ये यूनिट वेक्टर बताता है कि आपके फोर्सेस की डायरेक्शन इसी लाइन के ऊपर रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स की डायरेक्शन सपोज Q1 और Q2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कहें कि चार्ज की अट्रैक्शन इस तरफ से आ रही है, यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, या इस तरफ से रिपेल होंगे। नहीं, हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्शन इस लाइन के अलोंग रहेगी। ये मकसद था यहाँ पर लिखने का, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बाकी चीजें तो पता चल गई जी, Q1 है, Q2 है, R भी हमें पता होगा, यूनिट वेक्टर भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, मसला कहाँ पे आ रहा है, कांस्टेंट पे। कांस्टेंट आपको पता है एक फिक्स वैल्यू होती है और हमें देखना पड़ता है कि भाई ये कांस्टेंट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या बता रहा है। तो ये कांस्टेंट क्या चीज है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होगी 9 10⁹ और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऐसा ही यूनिट है, इसको भी ज़रूर याद रखना है। अक्सर ये वाली वैल्यू जो है एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि कांस्टेंट के जो है इसकी वैल्यू बताएं क्या होती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है जी, यूनिट में। ठीक है, यूनिट हम ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पड़ा हुआ है इस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन हमने क्या रेज किया कि कांस्टेंट के क्या चीज़ है। कांस्टेंट के की तरफ आ जाते हैं, व्हाट इज के, कांस्टेंट के क्या है। तो मैंने यहाँ पे अभी लिखा कि के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज रिटन एज, जिसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो भाई, ये है इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कि कांस्टेंट के को अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पाई साहब जो है ये कहाँ से आए, पाई तो होता है सर्कल्स में, स्फेयर्स में, इस तरह की शेप्स में होता है, कोनिकल शेप्स में। इस बात को भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि पाई कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, के की तो बात होगी, के कांस्टेंट था, ये कहीं और से निकला, कहीं और से जहाँ से निकला वहाँ पे एक और कांस्टेंट आया बैठा है। वो कांस्टेंट कौन सा है जी, एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या नाम देते होते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके दो चार्जेस सपोज करें कहाँ पर पड़े हुए हैं कि फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं, ये दो चार्जेस हैं, वैक्यूम में लेट किया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या बताता है कि ये दो चार्जेस जहाँ पर जिस मीडियम में पड़े हुए हैं, वो मीडियम क्या है जी, फ्री स्पेस है। तो वो फ्री स्पेस इन चार्जेस को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कितना अलाउ करती है। परमिट का मतलब क्या होता है, इजाज़त देना। तो परमिटिविटी क्या है कि भाई वो मीडियम कितना अलाउ करता है कि एक दूसरे के साथ घुलो मिलो, मिलो जुलो, अट्रैक्ट करो, रिपेल करो। समझ आ गई ना बात की, इसलिए इसको परमिटिविटी कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी है जी, 8.85 एक्सपोनेंट -12। और इसका जो यूनिट है वो कांस्टेंट के वाले यूनिट के बिल्कुल उलट है। हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ बुक्स में ये यूनिट गलत लिखा हुआ है, तो काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है जी, ये यूनिट किसका होगा, एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक हो गया। अब के कांस्टेंट जो है, जाहिर सी बात है, हमने अभी कहा कि जी मीडियम बताता है कि मीडियम से आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमें इससे पता चली। तो ये कांस्टेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज़ नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम की नेचर पे, क्या आपका मीडियम कौन सा है।
आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 3-4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आपका मीडियम कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में लाई करता है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, क्या वो सॉलिड है, कौन सा मीडियम है, ये चीज बताएगी कि भाई आप कांस्टेंट के यहाँ पर क्या लगाओगे। ठीक हो गया ना। उसके बाद सेकंड जो है वो है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने इक्वेशन में 3 चीजें और भी देखी, फोर्स, चार्जेस और सेपरेशन। इन तीनों का सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है, वहां से भी हमें के का पता चलता है कि के क्या चीज है। ठीक हो गया जी। के बारे में होप सो क्लियर हो गया होगा। ये एमसीक्यूज के लिए वैल्यूज हैं, आपने याद रखनी है। ये वाली वैल्यू भी एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे कि जो आपके पास वैल्यू है जी 8.85, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये आपने देखा होगा कि मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं पूरे टॉपिक के। ठीक है, तो आपने भी इनको एज इट इज इन्हीं पॉइंट्स की फॉर्म में ही तैयार कर लेना है। पॉइंट क्या है कि जी जो कूलम्स फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बाहमी, यानी कि जिसमें एक फोर्स या सॉरी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा पहले के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे फेसबुक पे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह हमने कहा कि अगर एक चार्ज Q1 ये फोर्स लगाता है किस पे, चार्ज Q2 पे, तो डेफिनेटली जनाब Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा किस पर, चार्ज Q1 के ऊपर। ये होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है ना, कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो Q1 और Q2 दोनों की फोर्सेस को देख लेते हैं छोटी सी डायग्राम के जरिए। सपोज आपके पास ये Q1 पड़ा हुआ है, Q2 दरमियान सेपरेशन R आ गई। मैं ये कहता हूं कि Q1 क्या कर रहा है, Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे चार्जेस को मेंशन कर लेते हैं। ये भी आपके पास लेट करें कि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन होगी तो Q2 चार्ज Q1 से दूर जाएगा। ठीक है ना। तो Q1 क्या कर रहा है जी, रिपल्शन की फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब गौर करें, ये जो ब्लू लाइन है ये किस चीज को जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है कि दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन कितनी है। और यही लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग फोर्स का वेक्टर नजर आ रहा है आपको। तो ये मकसद था स्टेटमेंट में बताने का। ठीक है ना, कि आपकी जो फोर्स होगी वो हमेशा चार्जेस की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अक्रॉस रहेगी। ये देखें जी, फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ जा रही है, इसको हम F21 का नाम दे देते हैं, फोर्स ऑन द चार्ज 2 बाय चार्ज 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसका क्या बनेगा, उसको R21 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, जो मेन चीज है हमारे पास, इक्वेशन हम इसको दे देते हैं नाम F21 का। यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी, इसी को उठा के यहाँ पे इंप्लाई कर दें। R की जगह पे क्या आ जाएगा, R21 आ जाएगा। पहले यहाँ पर R यूनिट वेक्टर था ना, क्योंकि चार्जेस के दरमियान सेपरेशन R थी। अब हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उस फोर्स का यूनिट वेक्टर R21 है। बिल्कुल इसी तरह Q2 Q1 की तरफ भी फोर्स लगाएगा सेम टाइम पे। ये दोनों एक ही सिस्टम की बात हो रही है, ये याद रखना है कि ये यही चार्जेस पड़े हुए हैं। लेकिन ये तब देखा हमने जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, नीचे वाला तब देख रहे हैं जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। बिल्कुल पहले की तरह F12 फोर्स आपको नजर आएगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन जो कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की तरफ जा रही है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। इसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया मैथमेटिकल रिलेशन। यहाँ पर देखें हमने क्या किया, साथ एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया। क्यों, क्योंकि देखें जी दो वेक्टर्स हैं, फोर्स F21 और फोर्स F12। ठीक है ना, और ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों में से एक तो नेगेटिव होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस R12 को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। इन दो इक्वेशंस को क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें पता चला कि बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये दो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, ये वाली जो फोर्स है सॉरी वेक्टर है, ये माइनस साइन के साथ है, और अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर तो हैं, लेकिन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, मुखालिफ सिमत में है। और ये मुखालिफ सिमत में होना किस चीज़ को जाहिर करता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को जाहिर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और न्यूटन साहब हर जगह पे मौजूद हैं, तो इनके साथ हमारा
जो है वो ये चलता रहेगा अप्स एंड डाउन, क्योंकि ये बंदा कहीं पे जान नहीं छोड़ने वाला फिजिक्स में, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बताता है कि अगर एक चीज दूसरे पे एक्शन करेगी तो दूसरी चीज उस पर रिएक्शन करेगी। यही काम यहाँ पे हुआ जनाब, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई और वही फोर्स Q2 ने कहा मैं तुम पे भी लगाऊंगा। समझ आ गई ना बात की। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का भी पता चल गया, म्यूचुअल फोर्स का भी पता चल गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। हमने कहा था ना कि जी कांस्टेंट के नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का इफेक्ट क्या है? इफ मीडियम इज अ फ्री स्पेस, अगर मीडियम क्या होगा? फ्री स्पेस, तब तो इक्वेशन एज इट इज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, के की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मीडियम चेंज करें तो क्या होगा? इफ मीडियम इज अ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के साथ लिखा मैंने इंसुलेटर, उसको आगे फिर पढ़ते हैं। देन इट रिड्यूसेस द फोर्स एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। यानी कि होगा क्या, अगर आप कोई मीडियम ऐड कर देते हो, पहले थी फ्री स्पेस, आपने पानी डाल दिया, आपने हवा डाल दी, वहां पे कोई सॉलिड रख दिया, फोर्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो फॉर एनी मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। आपकी बुक पे टेबल दिया हुआ है मीडियम्स का, जिसमें एयर से लेकर आगे वाटर तक डिफरेंट उसने मीडियम्स की परमिटिविटीज दी हुई हैं, जिसमें एयर की परमिटिविटी जो है वो 1.0006 के इक्वल बताई गई है, ठीक है जी। सपोज एयर है तो एयर की इस परमिटिविटी को आप इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करोगे, किस तरह? कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है जनाब कि अगर आप इस फैक्टर को क्या करोगे? बढ़ाओगे, यानी कि किसी मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इन्वर्सली रिलेशन है ना, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया जनाब इफेक्ट ऑफ मीडियम। बात हमने की थी किसकी? इंसुलेटर की, जो कि डाइइलेक्ट्रिक होता है। डाइइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग सब्सटेंस दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम ऐसा रखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो दोनों चार्जेस अपनी अपनी जगह पर अपना काम करते रहेंगे और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, रेस्ट पे बात हो रही है, चार्जेस को मूव शू कोई नहीं करवाना, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं जनाब, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या करते हैं? परमानेंट डाइपोल्स बनाते हैं, और नॉन पोलर जो है ये नॉन परमानेंट डाइपोल्स बनाते हैं। इन चीज़ों को याद रखना, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट पे छोटी छोटी कुछ बातें हैं जी, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो है, जैसे न्यूटन का लॉ हम कहते हैं कि कहीं कहीं पे वैलिड नहीं भी होता, तो वो कहीं कहीं वाली सिचुएशन बहुत रेयर होने के बावजूद है तो सही। इसी तरह लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ भी हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड हैं। पॉइंट चार्जेस की हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, क्या होते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है तो चार्जेस क्या होने चाहिए? एट रेस्ट होने चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15। और अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो कि 10⁻⁻15 है क्या भला, तो 10⁻⁻15 आपके एटम का रेडियस होता है, ठीक है ना। इस एटॉमिक रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए आपके पास जो सेपरेशन है, या उसके इक्वल होनी चाहिए, तब आपके पास कूलम्स लॉ दो चार्जेस पे वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप कुछ याद रखेंगे। यहाँ तक हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया, काफ़ी लेंथी टॉपिक था, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसकी वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।